नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और 15 अगस्त से महज 2 दिन पहले हम कश्मीर में अमन शांति की कोशिशों को लगाए जाने वाले पलीते की साजिश पर आज करने वाले हैं दंगल, क्योंकि आज ही सुरक्षा बलों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा आतंकवादियों का पकड़कर ढूंढ निकाला है, जो जमीन के नीचे एक बंकर जैसा बनाकर छुपा गया। धारा 370 कश्मीर से हटे हुए अब 1 साल हो चुका। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उसकी पहली सालगिरह का जश्न भी मनाया। सरकार की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि धारा 370 खत्म होगी तो आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा, कश्मीर विकास की दिशा में अग्रसर हो जाएगा। सरकार ने यह सारी बातें कही थी, पर क्या ऐसा हो पाया? अब एक राजनीतिक नियुक्ति राज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की भी हुई। क्या यह जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बहाल करने की तैयारी की दिशा में उठाया गया कदम कहा जा सकता है? अगर हां तो कैसे? क्योंकि सरपंचों तक को आतंकवादियों ने निशाने पर ले रखा है। पिछले कुछ दिन में लगातार एक के बाद एक बीजेपी से ही जुड़े सरपंच आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं, जिसके बाद से सरपंचों में एक तरीके का खौफ पसरा हुआ है। इसलिए आज हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो ये कि ये आतंकियों की बौखलाहट है या फिर सामने चुनाव है, इसलिए कश्मीर में तनाव है। तारीख 13 अगस्त। आतंकियों की एक पनाहगाह के बेनकाब होने की ये तस्वीरें हैं। एक खुफिया सूचना पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा में अवंतीपुरा के बारसू इलाके में आतंकियों के एक ठिकाने से ये बम बारूद पकड़ा। तारीख 12 अगस्त बांदीपुरा में टेरर फंडिंग में शामिल 3 आतंकियों को पकड़ा। तारीख 12 अगस्त बारामूला में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। तारीख 12 अगस्त पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। तारीख 11 अगस्त कुपवाड़ा में आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। यह घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती बरकरार है। आर्टिकल 370 खत्म हुए 1 साल हो गए हैं। यह भी सच है कि बीते 1 साल में आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने वज्र प्रहार किया है, लेकिन आतंक का खात्मा अब तक नहीं हुआ है। इस बीच आतंकियों ने कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, खासकर बीजेपी से जुड़े नेताओं पर हमले किए हैं। 4 अगस्त को कुलगाम में बीजेपी सरपंच आरिफ अहमद शाह पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अगस्त को सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में हुई। 9 अगस्त को बडगाम में बीजेपी नेता हामिद जमाल नजर की हत्या की गई। इससे पहले 8 जुलाई को बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी, भाई उमर शेख और पिता बशीर शेख की हत्या की गई थी। इस वारदात से भी 1 महीने पहले जून में कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता को मारा गया था। इन आतंकी हमलों के बाद कश्मीर के बीजेपी नेताओं में दहशत है। इसी वजह से बीते कुछ दिनों में कम से कम 40 बीजेपी नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। हमको थर्ड है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पंचों और सरपंचों को गोलियों की शिकार बनना पड़ता है और इसलिए हमको गवर्नमेंट ने यहाँ अकोमोडेशन दिया है। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमले और उनमें तारी खौफ के चलते अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी पंचों, सरपंचों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाए। लेकिन ये आदेश फिलहाल 16 अगस्त तक ही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिर 16 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन और सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा को लेकर क्या फैसला करती है। कश्मीर में सुरक्षा हालात की इन्हीं परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां की जिम्मेदारी संभाली है। मनोज सिन्हा ने वहां पंचों सरपंचों को सुरक्षा देने के वादे के साथ अपने कामकाज की शुरुआत की है। अभी फिलहाल तो 15 अगस्त को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है और आगे कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाएं भी शुरू करनी पड़ेंगी। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार मिस्कर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से आते हैं। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। हमारे साथ रऊफ भट्ट हैं, वो नेता हैं पीडीपी के। और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा जफर इस्लाम आपसे है। धारा 370 हटाने का 1 साल हुआ, सरकार ने खूब तालियां बजाई कि देखिए धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक दिन है, 1 साल हमने पूरा कर लिया। लेकिन धारा 370 हटाने के साथ जो आतंकवाद खत्म होने का वादा किया गया था, वो खत्म हो गया क्या? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ सरकार ने तालियां नहीं बजाई, पूरी देश और पूरी दुनिया जहां जहां हिंदुस्तानी रहते हैं सबने तालियां बजाई हैं। इसलिए कि 1 साल में जो चेंजेस हुआ है वो भी आपके सामने है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में जितने सारा जो 370 और 35 है के हटने के बाद जो जो चीजें हुई है कश्मीर में, वो 47 के बाद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हो पाएगा। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि वहां सिर्फ तालियां सरकार ने बजाई, पूरा देश ने सरकार के साथ खड़ा रहा और देश ने तालियां बजाई है। साथ साथ में ये कहना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि हुर्रियत जैसी संगठन जो बहुत ही तगड़ी संगठन थी, वो आज डिमनिश होते हुए दिख रही है, जिसके बारे में बार बार इसी मीडिया में चलते रहते थे। सैयद जिलानी के बारे में आज वो रेजिग्नेशन देख के किनारे बैठे हुए हैं। तो समझ में आता है कि वहां आतंकवादियों के साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो देश को विभाजन करना चाहती थी, वो सारी कमजोर पड़ चुकी हैं। और अब जब चूंकि आपने बोला है आतंकवादियों के बारे में, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है, 35% की कमी आई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिया आते हैं और हम उस पर कड़ी निगरानी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आ चुके हैं और हम उन पे, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ये जानती है कि कितने आतंकवादी हैं और हम सबको मुठभेड़ में गिराएंगे, मारेंगे। एक एक आतंकवादियों को चुन के मार रहे हैं और आगे भी मारेंगे, ताकि वो एक अमन की बात करते हैं कश्मीर में और जो स्वर्ग की बात करते हैं वो बिल्कुल आपको सामने दिखेगा। पहले नोटबंदी हुई, आपने कहा इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन आतंकवाद जारी रहा। फिर धारा 370 हटी, आपने कहा इसके बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादी भाग जाएंगे, जो बचे हैं उनको मार दिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद अभी भी कायम है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जमीन के नीचे से तहखाना भर के हथियार मिले, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये 15 अगस्त से 2 दिन पहले की तस्वीर है। सर रोहित भाई, देखिए ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। इसमें अगर कमी आ रही है तो उसके बारे में एक ही चीज कहा जाता है, ये खत्म की ओर जा रही है, इसका खात्मा होने वाला है। आप 35% कम हुआ है, मुझे लगता है कि अगले साल जब इसकी बात होगी उससे पहले आतंकवाद यहां से उजड़ चुका होगा। इसलिए कि हमारी सरकार बिल्कुल साफ, एक चीज में साफ है, पहली सरकारें किस तरह से सोची थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये हमारी सरकार बिल्कुल क्लियर है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और वहां के नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाना है। वहां पर जो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो डेवलपमेंट करना है, ताकि वहां के लोग जो आज तक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहे हैं और इंसुलेट हुए हुए हैं, उनको डेवलपमेंट का फायदा हो। पूरा देश तरक्की की ओर जा रहा है, कश्मीर तरक्की की ओर नहीं जा रहा था। इसीलिए पार्टी के लोगों से बात नहीं होती क्या कश्मीर में? कभी आपने किसी सरपंच को फोन करके पूछा है कैसे जी रहे वहां? बिल्कुल बात। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में सरपंचों की क्या हालत हुई है? कितने लोग आपकी पार्टी छोड़ के भागे हैं सिर्फ इसी डर से कि उनको आपकी पार्टी का होने की वजह से आतंकवादी मार ना दें। और आप कह रहे हैं हमने तो कमाल कर रखा। देखिए रोहित जी, बात में सच्चाई है कि कुछ हमारे लोग को टारगेट किया गया है, लेकिन मैं ये भी कह दूं, आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे और आपको उससे कश्मीर में ना तो सिर्फ अमन का माहौल, बल्कि जो ये सारे जो डर का, भय का माहौल है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उस दिशा में सरकार काम कर रही है, होम मिनिस्ट्री काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अब तक बढ़े आगे, उसका रिजल्ट आपके सामने पिछले 1 सालों में आने वाले दिनों में और भी फैसले ऐसे लिए जाएंगे जिससे कश्मीर को स्वर्ग बनाया जा सके। सुशील पंडित से इक्का दुक्का घटना होती, क्या रिजल्ट उन्होंने देखा? घटना हो सकती है, इक्का दुक्का घटना से आप इतने सारे जो अचीवमेंट है पिछले 1 साल को, आप इक्का दुक्का कहेंगे सर, मैं पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाने लग जाऊंगा फिर तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ के सुना दूंगा सर। आप अगर कहेंगे कि इक्का दुक्का घटना होती है सर ये देखिए ना, 4 अगस्त को बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद शाह पर हमला हुआ, 6 अगस्त को सरपंच सज्जाद अहमद खांडे की हत्या हो गई,
9 अगस्त को बीजेपी के नेता हामिद जमाल नजर की हत्या हो गई। इसके पहले 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या हो गई थी। भाई उमर शेख थे उनको मार दिया गया था। उनके पिता बशीर शेख उनको मार दिया गया था। सर 6 तो मैंने अभी गिना दिए 1 महीने के। आप कह रहे हैं इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, चाहे जो भी सुन रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने भी कोशिश की है हमारे कार्यकर्ताओं को पर गोलियां बरसाने का, सबको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है डीजीपी को, चुन के घुस के उन लोगों को उड़ा दो। ये मैं आपको साफ कर देता हूं। और देखिए, ये सारे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, टेररिज्म वाली हरकतें कर रहे हैं, वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ हिदायत है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को। सर जब तक धारा 370 वहां लागू थी, आप कहते थे आतंकवादियों को उड़ा रहे हैं, तो लोग आपका साथ देते थे। लेकिन धारा 370 के बाद सुशील पंडित सरकार ने कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। आतंकवादी एक एक करके नेताओं को, सरपंचों को उड़ा रहे हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप यहां पर अगर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी बंदूक के मुंह पर होगा? जी जी, एक शेर याद आता है रोहित साहब, इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इन्होंने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने की एक औपचारिकता निभाई है। संसद में ऐलान किया, घोषणा की, राष्ट्रपति महोदय ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए। ये एक व्यवस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करने का लक्षण है, लेकिन धरातल पर उसको हटाने का काम नहीं शुरू हुआ। वो जस का तस वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जो जिहादी शिकंजा कश्मीर में पिछले 70 सालों में कसा गया था, जो वहां की नौकरशाही में था, वहां की पुलिस में था, वहां की मीडिया में था, वहां के एकेडेमिया में था, वहां की न्यायपालिका में भी था, जो आए दिन बेल दे देते थे पकड़े गए आतंकवादियों को। इन सब में से, शोबों में से, जो इनके पिट्ठू थे जिहाद के, जो सरगना थे, उनको चुन कर हटाना, पर्ज करना, वो प्रक्रिया और अपनी जमीन वापस लेना, वो काम शुरू ही नहीं हुआ। वो जस का तस है। अब आप लोकतंत्र की बहाली के लिए फिर से महबूबा मुफ्ती के फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोगों को, अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों को आगे लाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो खिंचवा करके दुनिया में बंटवाएंगे, बिना शर्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा करके उनके भरोसे लोकतंत्र फिर से चलाएंगे, वहां पर डोमिसाइल जैसे कानून फिर से लाएंगे जो 15-15 साल की ऊंची दीवार खड़ी कर दे देश के लिए कश्मीर जाने में, तो फिर आप ढाक के वही 3 पाथ दोबारा दिखा रहे हैं। दिक्कत 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली है। कश्मीर में जिस आमूल चूल परिवर्तन की आशा बंधी थी, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने ताली बजाई थी इस अपेक्षा में कि अब जड़ खोदी जाएगी जिहाद की। लेकिन अगर आप पुनः उसके साथ लेन देन करें, लल्लो चप्पो करें, कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको उम्र कैद दे दी जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था ना सर? नहीं दी जाएगी, लेकिन आपने ये से चीख के कहा था कि इन्होंने ही कश्मीर की ये बुरी हालत की है। इन पर कम से कम मुकदमे चलते, इनके ऊपर चार्जशीट आती, इनके ऊपर व्हाइट पेपर आता। आपने तो इनको बाइज्जत घरों से बाहर निकाल लाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये कहीं सैर पे गए थे, छुट्टी पे गए थे। इनके पास आपने लोग भेजे एएस दुल्लत जैसे, जो कि 12 फरवरी को छुपते छुपाते अब्दुल्ला से मिलके आए। उसी अल्ताफ बुखारी को इन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से घंटों भेंट कराई 24 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ। इनकी पार्टी बनने पर, अपनी पार्टी बनने पर तालियां बजाई, थालियां बजाई, घंटे बजाए। आपने तो फिर से उन्हीं लोगों को धो पोंछ कर, महिमा मंडित करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। ठीक, देखिए, सुशील पंडित जी की तकलीफ में दे दीजिए जवाब, फिर मैं इफ्तिखार मिसगर और रऊफ भट्ट के पास जाऊंगा। बस 10 सेकंड में जवाब। सुशील पंडित जी, मैं भाई इनकी तकलीफ समझता हूं। ये पीड़ित लोग हैं, इनकी दर्द को मैं समझ सकता हूं, और शायद इनकी दर्द ही है जो आपके सामने ये रख रहे हैं। लेकिन मैं इनको बार बार आश्वासन दिया है और आज भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में किया है, क्या आपके 70 साल के इतिहास में किसी सरकारों ने इस तरह से काम किया है? जिस तरह से वहां के हुर्रियत को
कमजोर करके इस कागार पे लाके खड़ा किया है कि आज जिलानी जैसा आदमी भी उससे रिजिग्नेशन देना चाहता, जो उसकी जैसी पकड़ होती थी उसके बावजूद, और जिस तरह से एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में हमने हुर्रियत जैसे के कई लोगों को हमने जेल में बंद रखा है, क्या इस पहले कभी ऐसा आपने सोचा था? और ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ सुशील पंडित जी। ये भी अगर आप सोचते हैं कि वहां के हर लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए, तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारी सरकार का इरादा है कि जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया था उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन लोग और जो कश्मीर से कहीं जिनके वचन को, कौन लोग हैं जो जिनके चमन, वो कौन लोग हैं आपकी सरकार की नजर में जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया? वो कौन लोग हैं? कौन लोग? नाम बता दीजिए। हुर्रियत है और महबूबा जैसी लोग हैं जो आज भी वहां पर डिटेन किए हुए हैं। वैसे लोग तो वहां पर नहीं, वैसे वो भी अगर वो भी है तो वो भी बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए गिलानी पर मुकदमा चल क्यों नहीं रहा है? जो गिलानी लोग पर मुकदमा कब चलेगा? पंडित जी मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग वहां के लिए इस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि यह सरकार है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। ये हमारे ही लोग हैं वहां पर जिनके साथ हम डील कर रहे हैं। कोई दुश्मन पड़ोसी मुल्क से नहीं, दुश्मन पड़ोसी मुल्क से डील नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी सोच के चलना पड़ेगा कि हमारे कम से कम ये अंतर आया है। जफर इस्लाम की आपकी पार्टी के प्रवक्ता जो एक साल पहले यहां बैठ के बोलते थे कि ये देशद्रोही हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले लोग हैं, आज आप लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही लोग हैं, ये तो अपने ही देश के नागरिक हैं, इनको तो इसी तरीके से डील करना है। एक साल पहले आप कहते थे ये पाकिस्तानी पैसे पर पलने वाले देशद्रोही लोग हैं। मैंने तो दो कैटेगरी में बांटा है। जो लोग देश के खिलाफ है, मैंने उनको पहले बार में कहा आपको, उनके साथ उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन जो देशवासी जो देश के साथ रहना चाहते हैं, इसी पैनल में क्या लाना, अभी इफ्तिखार मिसगर की बात सुन लीजिए। नहीं चाहते आप? इसी पैनल में इफ्तिखार मिसगर बैठे हैं ना, इसी पैनल में इफ्तिखार मिसगर बैठे हैं। कितनी बार इसी कार्यक्रम में आपकी पार्टी के नेताओं ने उनको देशद्रोही की संज्ञा दी होगी। इफ्तिखार मिसगर आज जब जफर कहते हैं कि ये हमारे ही लोग हैं, इनको हम एक प्रोसेस के जरिए लेकर आना चाहते हैं व्यवस्था में। सर नहीं, जो लोग देश के हित में नहीं सोचते वो मेरे नजर में इफ्तिखार मिसगर देखिए रोहित जी, नहीं दिया जा सकता। जफर साहब 12 मिनट हो गए कार्यक्रम चलते हुए, आपको पर्याप्त वक्त मिला बोलने का। अब जरा बाकी लोगों को सुनते हैं, रऊफ भट्ट को सुनते हैं, कुलकर्णी साहब को सुनते हैं, इफ्तिखार मिसगर को सुनते हैं। इफ्तिखार मिसगर बोलिए अपनी बात, क्या बदल गया एक साल में? बिल्कुल रोहित जी, देखिए आपको भी याद होगा, आपने भी बचपन में खेला होगा, हमने भी खेला है। चोर सिपाही हम खेलते थे बचपन में स्कूल में, और अनफॉर्चुनेटली उस चोर सिपाही का अंत कभी हमने देखा नहीं। सुबह फिर हम जाते थे स्कूल, फिर चोर सिपाही खेलते थे। यही चोर सिपाही का खेल कश्मीर में खेला जा रहा है, पहले भी खेला जा रहा था, आज भी खेला जा रहा है। अब आप इसको राजनीतिक ढोल बना के आप इसको राजनीतिक रंग दे के ये कहेंगे कि वो सब कुछ कुशल मंगल है, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। आपको भी दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है। मुझे हर एक डिबेट में, आपके डिबेट में सुशील जी के साथ बहुत सारी कंट्राडिक्शंस रही है, लेकिन आज मैं बिल्कुल सुशील जी की बातों के साथ सहमत हूँ कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट का फेलियर दिखाई दे रहा है। देखिए, जब तक आप हम जहाँ पे भी आज तक ऐसी सिचुएशन आई होती है तो एक टायर सिस्टम बनता है, 2 टायर 3 टायर सिस्टम पे बात हो जाती है। आप डोमिसाइल पे आ गए हैं, आप बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट देना चाहते हैं। अरे जनाब, यहाँ हम पहले दिन से चला रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट से बढ़कर पॉलिटिकल मसला है, उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। उस पॉलिटिकल मसले को अवॉइड किया जा रहा है। आज देखिए, आज अभी 10 मिनट पहले सरकार का प्रेस नोट आ रहा है, जो बड़ा महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है 15 अगस्त का। हर एक हिंदुस्तान की स्टेट में लोग इनवाइट नहीं जाते, दिल खोल के जाते हैं, और यहाँ पे यहाँ की सरकारी मुलाजमों को ऑर्डर किया जाता है कि आप लोगों को अटेंड करना ही करना है। इसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोगों के दिल जीतने का ये तरीका नहीं है कि आप डोमिसाइल ला लाएं। लोगों के दिल जीतने का ये नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इफ्तिखार साहब, मैं आपको एक चीज के लिए टोकना चाह रहा हूँ। एक सेकंड ना, देखिए लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आपको एक चीज के लिए टोकना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आपने कश्मीर में कितने 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाए हैं या मनते देखे हैं या नहीं। आप जी जानते हैं इस बात को, स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक
हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को इस तरीके के मेमोरेंडम, इस तरीके के नोटिफिकेशन जाते हैं कि आपको रहना है, आपको झंडा फहराना है। कश्मीर में आ रहा तो आपको अजीब क्यों लग रहा है? बिल्कुल सही, रोहित तो सामान्य बात है, आता ही आता है ये तो। रोहित जी आप सही बोल रहे हैं। आपको हटाने के बाद आप पहले ये तो अगर आप अपनी कोई भी बात कहने से पहले ये बता दीजिए। जफर साहब आप सुनने को तैयार नहीं है। जफर साहब आपसे पर्याप्त समय मिला आपको, आप लगातार बोले अपनी बातें। अब जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो कम से कम सुनने का मादा तो रखिए जफर साहब। देखिए रोहित जी आपने बहुत अच्छी बात आप सुनिए तो जफर साहब कम से कम उनको। लेकिन बात यह है कि 370 के बाद आपने भी, आपकी डिबेट पे भी पूरी सरकार ने यह कहा कि अब सब कुछ कुशल मंगल होगा। सुशील पंडित जी भी वहां से आके यहाँ पे आके खुले दिल से बैठेंगे, निशाद बाग में बैठेंगे, लेकिन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक, लास्ट में बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं ले लूंगा, मैं यहाँ पे तकरीर करने नहीं आया हूं। जब तक आए दिन चौक चौराहे पे पत्थर चलते हैं, आए दिन चौक चौराहों पे पत्थर चलते हैं। रोहित जी बंद है, हम हर शुक्रवार पत्थरबाजी के वीडियो आते हैं वहां से। तब से लेकर आज तक हम वीडियो कहां से अच्छा, आएंगे? अगर खुले होते तो आप पत्थर चला लेते। बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे खुले होते तो आप पत्थर फेंकते। अगर सरकार को डर नहीं है तो फिर 5 अगस्त को कर्फ्यू नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आप खुले होते तो आप पत्थर फेंकते। देखिए रोहित जी, जब तक पाकिस्तान को जवाब देना चाहूं 10 सेकंड के लिए के साथ बात नहीं करेंगे, आप कश्मीरियों को धूल नहीं झोंक सकते हैं। कश्मीर का मसला पॉलिटिकल है, उस पर बात होनी चाहिए। चाहे आप पिछले 10 साल से ये बात आपकी सुन रहा हूं कि कश्मीरियों से बात नहीं करेंगे। पहली बात ये, कश्मीरी कौन? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके भाई परिवार के लोग, या फिर वो गिलानी जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने में ज्यादा शान महसूस करते थे और जरूरत पड़ने पर भारत के दरवाजे खड़े हो जाते थे आकर कि मुझे जाना अपने बच्चे से मिलने, पासपोर्ट दे दो मुझे। कश्मीरियों के ऊपर से सारी पाबंदियां उठा के कश्मीरियों को बाहर आने का मौका दे दीजिए। आम कश्मीरी आपको खुद बता देगा कि मुझे कैसे चलना है। जैसे आप टीवी पर कह रहे हैं कि मुझे खोल दीजिए, मैं पत्थर फेंकने को तैयार बैठा हूं, फिर आप कहते हैं पाबंदियां हटा के बात करने के लिए बुलाइए। बड़ी अजीब सी बात है। जब आप टीवी डिबेट में ये बातें कर रहे हैं इफ्तिखार मिसगर के खोल के देखो, फिर देखो कैसे पत्थर चलते हैं, फिर देखो कश्मीरी अपना क्या रंग दिखाता है, तो आप एक पूरी कौम को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं। इफ्तिखार साहब, आपको समझ नहीं आती ये बात? अजीब नहीं लगता आपको ऐसा कहना? आप सारी कौम को पेंट कर देते हैं एक साथ, 1 मिनट के अंदर। जब तक ये सरकार, देखिए बॉर्डर पे हर दिन वायलेशन होता है, सीज फायर वायलेशन हर दिन बॉर्डर पे होता है, हर दिन हमारे लोग वहां पे मरते हैं, सिविलियन मरते हैं। कल भी एक सिविलियन रात को मरा। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो मर जाते हैं, हर दिन किसी न किसी को गोली लग जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर दिन, कल भी हमारा एक सिक्योरिटी फोर्स का एक आदमी यहाँ पे जान बैक हो गया। हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। उसके लिए एक निचोड़ निकालना है, सरकार को बात करनी है एक जात बैठ के। और जब तक कश्मीरियों को पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लेगा तब तक ये मसला नहीं हल होगा, क्योंकि बायलेटरल पाकिस्तान को क्यों लेगा भाई? है पाकिस्तान का क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए? एक सेकंड सर, आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए? संजय कुलकर्णी साहब, एक सेकंड, नहीं सर, अब नहीं, प्लीज उस दिन आपको 1 सेकंड अब रुक जाइए ना। जफर साहब, असलियत सामने आ गई है। कुलकर्णी साहब को ले आऊं। कुलकर्णी साहब, ये कौन सी राजनीतिक सोच है जो जैसे ही मौका मिलता है बोलने का तो कहते नहीं हमें तो बात करो पाकिस्तान को भी ले आओ? जिस मुल्क का कोई भरोसा नहीं, जिस मुल्क से आप पिछले 70 साल से लगातार धोखे खा रहे हैं, जो मुल्क रात का अंधेरा होते ही आपके ऊपर गोलीबारी करनी शुरू कर देता है, जो मुल्क अंधेरा होते ही आतंकवादी भेजने लगता है, ये कहते हैं कि उससे बातचीत कर लो, उसके साथ बात की टेबल पे आ जाओ, और फिर हमें देशद्रोही भी मत कहो। रोहित, अगर मैं आपको सच बताऊं, अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये 47 से यही चलता आ रहा है। मैं तो वहाँ पे 77 से मैं वहाँ पे नौकरी कर रहा था, तो मुझे तो मालूम है कि वहाँ पे क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ, बार बार इतने पैनलिस्ट हैं ये कह रहे हैं दिल जीतना है, दिल जीतना है। मैं एक आर्मी से होने के नाते मैंने कोई भी, आई हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड
दिल जीतने के लिए हमेशा जहां पर भी रहा, चाहे मैं तंगधार में रहा, चाहे मैं कुपवाड़ा में रहा, चाहे मैं बारामूला में रहा, कहीं पर भी रहा, डोडा में रहा, किश्तवाड़ में रहा, सब जगह दिल जीतना, दिल जीतना, दिल जीतना, दिल ही जीतते आए हैं। लेकिन मेरे को कई बार बुरा भी लगता है, जब तक हम लोग उधर होते हैं दिल जीतते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, लेकिन ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल है, इट इज आइडियोलॉजिकल। आप ये मानेंगे नहीं, ये मानना नहीं चाहते, आइडियोलॉजिकल बैटल है ये। आइडियोलॉजी जब तक खुद कश्मीरी अपने आप आवाम जो है ये ना कहे सरकार ने क्या नहीं किया है, आप जाकर के देखिए तो सही क्या नहीं किया। आप कितना भी करें अपीजमेंट पॉलिसी में अगर लगे रहेंगे कभी नहीं होएगा, कभी भी नहीं होएगा। आप इनके हर कश्मीरी ने खुद कहना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं। जब उसका दिल, अगर आपके पैनल में अगर कोई ये कहता है पाकिस्तान से बात, अब तो पाकिस्तान को छोड़ो, अब तो चीन भी घुस गया है, चीन भी पाकिस्तान को मदद कर रहा है, चीन भी अल बदर जैसे इनको दे रहा है। पाकिस्तान 14 तारीख को गिलानी को हाईएस्ट अवार्ड निशान पाकिस्तान दे रहा है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, कश्मीरी जब तक खुद अपने आप, कश्मीरी मुसलमान खुद ये ना कहे कि मैं हिंदुस्तान के साथ हूं, कुछ भी हो मेरा भविष्य हिंदुस्तान के साथ है, मैं हिंदुस्तानी हूं, ये जब तक दिल से नहीं कहता है तब तक ये बात कभी भी नहीं खत्म होगी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल। और हम लोगों ने क्या नहीं किया है, मैं खुद कहता हूं, मैं इस रैंक तक आकर के रिटायर हुआ, क्या नहीं किया हम लोगों ने दिल जीतने के लिए, नौकरी, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट। आप जाके देखिए, मैं जब 77 में था कश्मीर घाटी क्या थी और आज कश्मीर घाटी क्या है। जिस तरीके से सरकार कर रही है, सब ने किया है सब, लेकिन इनका दिल वहां नहीं है, दिल कहीं और है और कार्रवाई कुछ और है, मुंह पे कुछ और है और हरकत कहीं और है। ये जो है ना निशाना कहीं और, बातें कहीं और, ये ठीक नहीं है। सब ने, सारे कश्मीरी बहुत अच्छे नागरिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने उनके साथ रहा हूं, मुझे मालूम है कितना प्यार है उनमें और कितना दिलचस्पी और जोश है उनमें। उन्होंने सिर्फ एक मानना है, एक बात तय करनी है, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमारा भविष्य हिंदुस्तान के साथ है, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये कह दे और ये करें, कहना नहीं, करें। आप देखिएगा क्या नहीं हो सकता है, कश्मीर रातों रात बंद भी हो सकता है, पर हम करते रहते हैं, उनका दिल कहीं और है। आपके पैनलिस्ट में बोल रहे हैं पॉलिटिकल, आप पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान में किससे बात करो, वहां पे तो सरकार ही नहीं रहती, कोई हमेशा आर्मी रहती है, किससे बात करेगा? ये गलत बात है रोहित, ये सब ने हमने मिल करके कहा। आप सुशील जी से पूछिए, मुझे लगता है सुशील जी जितने कश्मीर में नहीं रह पाए होंगे उससे ज्यादा मैं रह करके आ गया। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसको हमने ध्यान देना है। रोहित जी 10 सेकंड और मैं भी ऐड कर दूं कमेंट में। उसके पहले रऊफ भट्ट हमारे साथ हैं, पीडीपी के नेता हैं रऊफ भट्ट। जफर साहब थोड़ा रुकते हुए ना, अभी रऊफ भट्ट से मैं कमेंट ले नहीं पाया, अभी 20-22 मिनट हो चुके हैं, उन्होंने सबको सुना है और बिना कुछ टोका टाकी किए सुना है। उनके मन में भी बहुत सी बातें आई होंगी, आपकी बात अच्छी ना लगी हो, शायद सुशील जी की बात अच्छी ना लगी हो, वो भी बोलना चाहते होंगे। रऊफ भट्ट, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में चुनाव मुमकिन है, खासतौर पर तब जब हर दिन एक नया आतंकवादी कमांडर खड़ा हो रहा है, हर दिन नए हथियार मिल रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई सरपंच निशाने पे आ रहा है? देखिए रोहित जी, जनरल साहब ने सही फरमाया कि ये डेवलपमेंटल मसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप पिछले साल से बात करें, पिछले 5 अगस्त से बात करें, यहाँ जो है जमहूरियत का जनाजा निकला, यहाँ कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, सारे लोग पॉलिटिकल लीडर्स जेलों में बंद है और जो रिलीज़ हुए हैं वो घरों में मैसूर है, यहाँ के लोग घरों में मैसूर है। कौन सी पॉलिटिकल प्रोसेस, कौन सा इलेक्शन होगा? और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे पंडित जी साहब का, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसी जो आप कह रहे हो, क्या यहाँ पर आप जुडिशली की बात कर रहे हो, जुडिशली में यहाँ हाई कोर्ट में स्ट्रेंथ है जजेस की 13 में से 11 जजेस बाहर के हैं। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो है 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ एसएसपीज देखो बाहर के कितने हैं, हमारे लोकल्स कितने हैं। ये मसला नहीं है, आप इस पे मत हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये छोड़िए आप। यहाँ जो नेशनल लोग हैं, जो नेशनलिस्ट है, उनको जो है इस तरह आप ट्रीट करते हो। पिछले 50-60 सालों से जिन्होंने यहाँ खिदमत की, उनको देखो क्या हाल है, उनको जेलों में रखा है आपने। कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस? और देखो इस पॉलिसी से क्या हुआ, इस पॉलिसी से लद्दाख में चाइना जो है 10-20 देखिए बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए ना,
सुशील जी, एक बार मेरी मुझसे पूरी तो बात कर लेने सुनिए, दीजिए। मेरी पूरी बात सुनिए आप, हाँ, सुनिए। आप ही की बात सुन रहा हूँ राउत देखिए साहब। ना, देखिए ना, सुशील जी, थोड़ा रुक जाइए, लद्दाख एक बार में राउत कहना भट्ट को आया, जवाब देने वो दीजिए। 20-25 भट्ट साहब, आपके देखिए ना, हिसाब से देखिए कौन ना, है वो टॉप नेशनलिस्ट? अंदर आया, वो अंदर जी, देखिए ना, वो हमारी चाइनीज हमारी टेरिटरी में आ गए। तो सुशील पंडित जी से बोलिए कि हमने कौन सा उनको वापस खदेड़ दिया। आप देखिए, यूएन में आज तक बात नहीं हो रही थी, आज यूएन में पॉलिटिकल मसला हमारा जो है बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन में बात हो रही है, अमेरिका के जो नए सदारती इंतखाब हो रहे हैं उसमें जो है सदारती जो ये है कैंडिडेट्स है वो बात करे, मसले कश्मीर की बात करे। तो यहाँ के लोगों से बात क्यों नहीं होगी? यहाँ के लोगों से बात करे, ये मसला हल हो सकता है। गन सिर्फ बंद और गन जो है स्टॉप हो सकता है जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस करते हैं, जब आप पॉलिटिकल जो है वैक्यूम जो है इसको फिल करते हैं। यहाँ ऑन बोर्ड आपने कहा कश्मीर के नेशनलिस्ट लोगों को जिन्होंने यहाँ बातचीत में नहीं ला रहे हैं। मैंने पूछा आपकी नजर में कौन से नेशनलिस्ट लोग हैं जिनसे बात होनी चाहिए? वो गिलानी, मुझे भी 10 सेकंड मौका जो भारत का पासपोर्ट मांगते हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही कहते हैं कि नहीं, देखिए मैं तो पाकिस्तानी हूँ। सर उनसे बात करें सर। सर बात सुनिए, सर बात सुनिए, आप सुनिए ना मेरी बात। यहाँ 7,000 से 10,000 पॉलिटिकल वर्कर मरे, क्या वो इस मुल्क के लिए नहीं मरे? क्या वो इस जमहूरियत के लिए नहीं मरे? तो क्या बात कर रहे हैं आप? अब आज उनको ही आप एंटी नेशनल कह रहे हो, जो कल तक यहाँ हुकूमत कर रहे थे, जो कल तक यहाँ सारा इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन चला रहे। किसी को एंटी नेशनल नहीं कहा, मैंने केवल एक चीज कही, जिन 7,000 लोगों के मारे जाने की आप बात कर रहे हैं कि वो इस देश के लिए मरे। देखो हम ग्राउंड में अभी इन्हीं इफ्तिखार मिसगर से पूछ लीजिए तो वो कहेंगे कश्मीर की आजादी के लिए मरे। क्या माने फिर? ऐसा वो कहेंगे कश्मीर की आजादी के लिए मरे 7,000 लोग, आप कह रहे हैं कि देश के लिए मरे। देखिए अब देश क्या है? भारत है देश या कश्मीर है देश? लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़कर लाइकिंग नहीं देखिए क्या हम नहीं, वो इस मुल्क के लिए मरे, हिंदुस्तान के लिए मरे। क्या वो देश भारत है या देश कश्मीर है? रोहित जी क्या देखिए बात के लिए मरे ना। लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ो, लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ो। यहाँ अगर वाकई देखिए ना, अगर ये नेशनलिस्ट है, इसको बोलो जीडीपी कहाँ पहुंची देश की, जीडीपी देश की कहाँ पहुंची, इकोनॉमी कहाँ पहुंची, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो गई, 30 से 40 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। आप बोले फैक्ट्रीज कहां पहुंची? मैं आपसे कश्मीर के राजनीतिक हालात की बात कर रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि देश में कोरोना हो रहा है। मैं आपसे कश्मीर के राजनीतिक हालात की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि चीन आ गया उसको भगाया नहीं। तो इसका मतलब यह है ना सर, जो मुद्दा है आप उसको असल में जलेबी की तरह घुमा के रखना चाहते हो, पहले जैसे हमेशा घुमा के उन्हें छोड़ना होगा। जवाब देना चाहूंगा मैं। रोहित जी मैंने वही सवाल आपसे पूछा था, मैंने वही सवाल आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि नहीं यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, सब तो जेल में बंद है। अब कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक सर, ओके भट्ट साहब एक मिनट रुक जाइए। हमने ये बोला सुशील पंडित और जफर इस्लाम बोलना होना चाहिए बारी बारी से। जफर साहब मैं जान रहा हूँ आप बेचैन हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए तो सही, कम से कम एक साल से हम लोग घरों में मैसूर है। आप देखो पूरे लोग जो है दुनिया में थ्रू इंटरनेट पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं, आपने हमारे बच्चों को मैसूर सवाल का जवाब ले रहे हैं। एजुकेशन अरे सर पूरे देश के बच्चे इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं इस समय। उनको देखिए बात सुनिए, थोड़ा सा सब्र तो कर लीजिए। पूरे देश के बच्चे इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं इस समय। 4G क्यों नहीं है? बस अब रुक जाइए, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। बट साहब प्लीज नहीं चलिए आवाज कम करते हुए अब मैं जरा सुशील पंडित और जफर इस्लाम के पास जा रहा हूं। ओके ऐसा नहीं है जी। रोहित जी अरे सर बताइए ना कैसा प्यार चाहिए? यहां से मैं तो दे रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। सुशील पंडित बोलिए अपनी बात, फिर जफर इस्लाम के पास जाऊं। बोलिए सुशील पंडित। वो कह रहे हैं हमें प्यार चाहिए, प्यार नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई प्यार उनको? आप ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी खिदमत की है देश की, हमने हजारों अपने नौजवान खोए हैं कश्मीर में। इन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों को अपनी सियासत की भाड़ में ईंधन की तरह झोंका है। उसी महबूबा मुफ्ती के सरपंच जब बुरहान वानी ने मारे थे तो ये बुरहान वानी के घर मुआवजा लेके गई थी, उन सरपंचों के घर नहीं गई। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। इनके कारकुन मारे जाते थे, ये छोड़ो, लेकिन ये हुर्रियत के साथ खड़े होते थे। बात सुनिए, हजरत बल से बड़े अच्छे ऑरेटर हैं, फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल से अपनी तकरीर में कहा था कि हम आपके साथ इस मुल्क को यार जो 70 साल ने इस मुल्क में जो 70 साल ने इस मुल्क ने मैंने उनको टोक दिया था कि बीच में ना बोल हो गई। ये जो मुसलमान हिंदू की पॉलिटिक्स बहुत हो गई।
हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स बहुत मैंने हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं अभी तक। मुसलमान की पॉलिटिक्स अभी तक तो मैंने हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं। हमने पाया, आपने बोला, सबने आपको सुना, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा था। फिर मैं कहूंगा कि आपकी आवाज बंद करें तो आप कहेंगे कि हमारी आवाज बंद कर दी जाती है, हमारे साथ तो ऐसा किया जाता है। जो सत्ता नहीं रऊफ भट्ट प्लीज वही देखिए ना, बात सुनिए। बहुत देर से सुन रहे हैं ना आपको, आगे भी सुनेंगे, लेकिन बीच में और लोग भी बोलेंगे ना। हमने खोया, एक कायदा होता है बहस का, खोया, जो यही हमारी सोच है। अच्छा ठीक है, ओके जी, बोले कोई मसला नहीं, बोले। अच्छा ठीक है सर, ओके, जरा उनको भी बोलने दीजिए जिनका घर चला गया, जिनकी जमीन चली गई, जिनके परिवार वाले मार दिए गए, जो 30 साल से सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और हर रोज बैठते हैं टीवी पर, जब डिबेट में बुलाया जाता है तो इस उम्मीद में आते हैं कि शायद उनको कोई भरोसा देगा कि उनका घर वापस मिलेगा। सुनिए प्लीज मेरी एक बात सुनिए, एक बात प्लीज आप मेरी एक बात सुनिए। आज आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो है, वो आज लाल किले की तरह देख रहे हैं कि 15 अगस्त को इंशाल्लाह जो है एक बड़ा ऐलान होगा, हमारी स्पेशल स्टेटस हमें रेस्टोर की जाएगी, यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स बंद है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो फिर से 112 होगी, यहाँ फिर से अधिकार है घी में होगा। आप उम्मीद रखिए। आप जरा वापस, अब मैं सुशील पंडित के पास जा रहा हूँ। अब आप प्लीज बीच में मत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज बीच में मत बोलिएगा वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी कि यहाँ जो है 15 अगस्त को बड़ा ऐलान होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपने अपनी उम्मीद बता दी, अब जरा शांति से सुन लीजिए। सुशील पंडित आप बोलिए, उसके बाद जफर इस्लाम से इनकी बात का जवाब। जी बोलिए। रोहित जी, वहां की सरकारों ने जम्मू कश्मीर बैंक को लूट के खा लिया है, खाली कर दिया है, खोखला कर दिया है वहां के इंस्टीट्यूशंस को। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या, पॉपुलेशन 1% है पूरे भारत की। केंद्र से पूरे बजट का 10% कश्मीर में जाता था हर साल, इनकी जेबों में चला गया। इन्होंने जायदादें बनाई है, ये कहते हैं हमने खिदमत की है। अपने वर्कर्स को मरवाकर उनकी लाशों पर सियासत की है इन लोगों ने पूरे के पूरे कश्मीर को भाड़ में झोंका है। और आज ये कहते हैं, इन्होंने 400 से ज्यादा पत्थरबाज जम्मू कश्मीर बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बन के हायर किए हैं, फौजी अफसरों पर FIR की हैं और उन लोगों के घर मुआवजे पहुंचाए हैं जिन्होंने इनके अपने सरपंचों को मारा था। आपने कश्मीर की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। कौमी दायरे में लाया, वो गलत है क्या? वो गलत है कि पत्थर लगा। राव जी अभी आवाज कम कर रहे हैं आप, अब आपको उनको सुनना पड़ेगा। उन्होंने आपको पूरे विस्तार से सुना, आराम से सुना, जितनी बार बोले उतनी बार सुना। अब आपकी आवाज कम कर रहे हैं राव भट्ट। बोले सुशील पंडित, पूरा कीजिए, फिर जफर इस्लाम बोले। राव साहब प्लीज। इन्होंने जिहाद परस्त पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। इन्होंने जिहाद परस्त लोगों को सहायता की है, इन्होंने उन्हें जेलों से बिना किसी शर्त रिहा किया है, इन्होंने उन्हें बिना किसी मेरिट के नौकरियां दी हैं, इन्होंने उन्हें मुआवजे पहुंचाए हैं। कश्मीरी हिंदुओं को एक नया पैसा आज तक मुआवजा नहीं दिया है, एक नया पैसा उनकी जमीन, उनके घर, उनके घरों की मौतों का मुआवजा नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है, किसी मारने वाले पर मुकदमा नहीं चलाया है। ये कहते हैं इन्होंने देश की खिदमत की है, इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। महबूबा मुफ्ती पर चार्जशीट कब लगेगी? उमर अब्दुल्ला के ऊपर चार्जशीट कब लगेगी? इन्होंने रोहिंग्या जैसे लोग वहां पर ला करके बसाए, कश्मीरी हिंदुओं को घर नहीं वापस आने दिया। कौन है जिम्मेदार वहां पर 40,000 रोहिंग्या लोगों के एकाएक बस जाने का? आज तक इसके ऊपर व्हाइट पेपर क्यों नहीं आया है? इसी तरह कश्मीर के हर इदारे में करप्शन की इंतहा जिन लोगों ने की है, जिसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री अपनी रैलीज में बार बार कहते रहे कि इतने करोड़ों रुपया केंद्र से गया, वो कहां गया कश्मीर में? कब इन लोगों के पेट चीर करके वो पैसे निकाले जाएंगे? क्या इन्हीं लोगों के हाथ में दोबारा सत्ता आएगी? ये कहते हैं कि 15 अगस्त को हमें उम्मीद है ऐलान होगा कि इनकी 5 उंगलियां घी में फिर से जाएंगी, और जबकि वक्त है कि इनका धड़ कड़ाई में जाए, इनका सर चूल्हे में जाए। ये फिर से गिन रहे हैं दिन के हमारे, कब पौबारा होगी, कब हम फिर से सियासत खेलेंगे, कल हम फिर से पैसे बनाएंगे। इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना जरूरी है। ये जब तक उम्मीद से रहेंगे तब तक इस देश के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। पाकिस्तान के नाम पर सियासत करने वाले, अलगाव के नाम पर सियासत करने वाले, जिहाद की पनाह पुष्ट करने वाले, ये जराइम पेशा लोग हैं। इनको इनके जुर्मों की सजा चाहिए, इनको फिर से सियासत में आने का कोई रास्ता नहीं देना होगा।
तो आप नहीं चाहते कश्मीर में चुनाव हो? चुनाव आप चाहते हो ऐसे ही वहां पर राज्यपाल के जरिए शासन देशभक्त चलता मर गए हैं क्या? वहां के राष्ट्रवादी चुप गए हैं क्या? कश्मीर खाली हो गया है क्या देशभक्तों से? लोग जाने दे रहे हैं, वहां चुनाव लड़के जीते थे, आज तक उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, आतंकवादियों के निशाने पर हैं, वो सामने आएंगे, आतंकवादियों की कमर तोड़नी पड़ेगी। आप सिर्फ उनकी तरफ से वारदात की प्रतीक्षा करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं। ये जवाबी कार्रवाई करने का, रक्षात्मक युद्ध लड़ने का समय नहीं है, ये अपनी तरफ से पहल करके उनके पीछे जाना, उनकी कमर तोड़ने का समय है। रोहित जी, मैं कुछ बातें कहना ठीक है, जफर इस्लाम बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने सुना राहुल भट्ट जी को और इफ्तिकार साहब को भी सुना, दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर नींद में भी ऐसे सपने आए कि स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने की बात आए या पाकिस्तान से आपको बातचीत करने की बात आए, तो ऐसे सपने भी मत देखा कीजिए। ये सपने देखना भी जो है बहुत बड़ा जुर्म है। ठीक कह रहे हैं सुशील पंडित जी, ऐसे लोग, इन लोग जो इस तरह के जुर्म करते हैं उनको सजा देना चाहिए। और दूसरी बात कह रहा हूं, आपको सुन लीजिए, लद्दाख में जो चाइना वाले आए उनको निकालो, वो तो 20 किलोमीटर अंदर आए, उनको भी निकालो, उनको भी निकालो, आपके बीच में नहीं उनको भी बोला, निकालो ना, वो तो थर्ड पार्टी बन गई है, वो तो हमने थर्ड आपको पार्टी टोका बन गई नहीं। है। आप सुन लीजिए, आपको पहले अपने देश की चिंता होनी चाहिए, आपको तो देश की चिंता नहीं है, सिर्फ आप पाकिस्तान की चिंता है और पाकिस्तान से बात करने की चिंता है। जब तक ये हुक्म वाले लोग थे, अगर पाकिस्तान में ऐसी से बुलावा आया तो वहां मुझे लगा था पत्थरबाजी बंद हो गई है। हमें आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट हमें तो लगता था कि पत्थरबाजी बंद हो गई है। आप देखो बेड़ा गर्क किया 70 साल का, हमें आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, हमें आपको देशभक्त बनाना है, हमें आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको देशभक्त बनाना है। आपको देशभक्त, जिस दिन आप देशभक्ति शुरू करेंगे, जिसमें दिन आप फर्क महसूस करेंगे कि देश हित पे सोचना और देश के खिलाफ सोचना, उस दिन आप एक अच्छे नागरिक होंगे। आज तक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप देश के हित में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान में से अलगाववाद और पाकिस्तान के इशारे पे मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, उसके बारे में आप बातचीत करते हैं। बोलिए रोहित जी। मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने अली शाह गिलानी पर कितने केस दर्ज किए हैं और उनमें से कितनों की जांच चल रही है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि महबूबा मुफ्ती के या उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल को लेकर जो आप आरोप लगाते रहे थे, उसके लिए सुशील पंडित जिस व्हाइट पेपर का जिक्र कर रहे हैं वो आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे, और लाएंगे तो कब लाएंगे। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, पिछले एक साल में जब आपने कहा 370 हटने से कश्मीर वापस जन्नत बनने की तरफ बढ़ गया, कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आपने करा दी? देखिए रोहित जी, ये मसला पंडितों का जो मसला है, हमारे पंडित भाई जाने चाहिए वहां। उस दिशा में हमने, अगर किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी ने काम किया है तो वो हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो बार बार इस बात को उठाती रही, इसलिए कि हमारा तो हम समझते हैं कितने गए वापस? नहीं, वो ठीक है, अभी बहुत लोग नहीं गए हैं, नहीं जा सक रहे हैं, वहां के माहौल को हम ठीक कर रहे हैं और जरूर उनको लेके जाएंगे। ये वादा कितने गए ये बता दीजिए। 2 गए, 5 गए, 10 परिवार गए? रोहित जी देखिए, जो पंडित भाई वहां रह रहे हैं उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, जो पंडित भाई जाना चाहते हैं उनको हम ले जाना भी चाहते हैं। अगर आज सुशील पंडित जी कहें कि मुझे वहां बसना है तो हम इनको बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुशील पंडित जी को भी अपने पूरी जो कम्युनिटी है उनको लेके जाने की पेशकश करनी चाहिए। कहां अर्जी लगाएं? वो तो पिछले 10 साल से टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं। आप जाइए, कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए, सुरक्षा देंगे। आपने वोट भी लिया उसके नाम पर? नहीं, हमने तो बराबर उनके लिए रास्ता बनाया है, वहां जाने के लिए हर तरह से रास्ता बनाया और आगे भी कमिटेड है रास्ता बनाने के लिए। सरपंचों को तो बचा नहीं पा रहे, पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा। पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि चलो तुम्हें सुरक्षा देंगे। अरे देखिए रोहित जी, पार्टी छोड़ के अगर 10-20 लोग चले जाते हैं तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी में 10-20 अगर छोड़ते हैं तो फौरी तौर पे उससे ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर नहीं है कि 10-12 करोड़ की पार्टी में 40 लोग चले गए, लेकिन ये सवाल उठेगा कि कश्मीर जहां पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने पिछले 1 साल में कमाल कर दिया, अगर आप ही की पार्टी के लोग छोड़ के भागेंगे डर के मारे वो भी, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डर किसका है और ये डर आप क्यों नहीं दूर कर पाए अभी तक। बिल्कुल दूर कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, हम उसी दिशा में तो काम कर रहे हैं। आज आप कह सकते हैं कि ठीक है 2-4-10 लोग छोड़ के गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं पार्टी में, ये भी आपको बताना चाहता हूं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन लोगों ने डराने का काम किया है, बंदूक उठा के हम लोगों के कार्यकर्ताओं पर निशाना किया है या वहां पर हमारे लोगों पर जो गोली बरसाई है, उनको भी
हम मौत के घाट उतार चुके हैं और जो लोग बचे हुए उनको ये मौत के घाट उन्हीं के सामने गिराएंगे। तो ये बात मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, वहां अमन होगा और अमन होके रहेगा। हाँ, ये बात है कि एक दिन में अमन नहीं होता है। 70 साल पुरानी जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। आप देखिए, यहाँ पे बैठे आपके चैनल पे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करना चाहिए। तो देश ने रखा आपकी बात नहीं पर, करेंगे। आपने हर बार कहा वही लोग कि अमन होगा। इनको देश हित में पहले बात जफर साहब, करनी जफर साहब, सरकार, ओके आपकी सरकार, ओके, देखिए इफ्तिखार कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, इफ्तिखार कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए, सबकी आवाज कम करते हुए। इफ्तिखार मिसगर कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इफ्तिखार मिसगर वो कह रहे हैं कश्मीर में अमन होगा, लेकिन वो तब होगा ना जब आप होने देंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, मुझे भी आराम से सुनिएगा जैसे सबों का आप सुनते हैं। देखिए सर, मेरा आप लोगों ने सारा अदरवाइज ले लिया। हमने इल्हाक किया है हिंदुस्तान के साथ, हम हिंदुस्तान के बाहर बात नहीं करना। जब आप हमें लाते हैं यहाँ पे तो हमारे मुंह से वो बात निकलनी चाहिए जिससे कोई सोल्यूशन आ जाए। ना तो हम सरकार है, ना तो सरकार हमसे कोई मशवरा लेती है। देखिए साहब, जब तक कहेंगे पाकिस्तान से चल के बात कर लो, जब कोई आपको नागरिक समझेगा कि बिचौलिया सर। आप मेरी बात कंप्लीट करने नहीं सर, आप ब्रोकर की तरह बात कर रहे हैं कि पार्टी की तरह? खर्चा देखिए, इफ्तिखार साहब बोलिए ना। आप कहेंगे कि पाकिस्तान से बात कर लो तो सामने वाला यही पूछेगा ना। ये गलत बात है, ऐसे डिबेट। जफर साहब बीच में नहीं। जफर इस्लाम प्लीज, जफर इस्लाम मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे। एक पूरा 4 साल हमारे प्रधानमंत्री। चलिए सर, समय समाप्त हो गया। सवाल बीच में रह गया कि पाकिस्तान से बात क्यों की जाए, जब भारत का स्टैंड क्लियर है कि कश्मीर का मसला हमारा मसला है। पाकिस्तान से बात क्यों की जाए, इस मामले को लेकर लगातार ये सरकार कहती रही है। तो फिर बार बार ये कहने का क्या तुक बनता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। कल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या कश्मीर में लोकतंत्र की आहट से आतंकी घबरा गए? 90% लोग, 90% लोगों को लगता है कि हाँ, लोकतंत्र की आहट से आतंकवादियों में घबराहट है, और 10% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं। फिलहाल दंगल में इतना ही, लेकिन ठीक 6 बजे हल्ला बोलूंगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।